हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और उसका पैटर्न क्या होता है, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों का हिंदी में जो है 70 में 70 नंबर आपको जो है पक्का होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका है पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा लीजिए VIMP क्वेश्चन और कॉपी और पेन लेकर बैठें, ताकि जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप उसे नोट डाउन कर सकें। ठीक है, ताकि उससे जैसे बाद में आपको पढ़ना होगा तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है शुक्लोत्तर युग, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो भारतेंद्र युग दिया गया है। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये शुक्ल युग के लेखक हैं। आप इनके नाम से भी याद कर सकते हैं, शुक्ल युग। ठीक है, शुक्ल युग, ये जो कि शुक्ल है यहाँ पर भी है, शुक्ल युग है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, कंकाल के लेखक हैं। ये भी महत्वपूर्ण रचना है भाई। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रचना है ये। तो पूछ रहा है कंकाल के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है निराला, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो रामचंद्र शुक्ल दिया गया है। तो देखिए जो कंकाल रचना है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचा गया है। आप सभी लोग जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं होती हैं उन सभी रचनाओं को याद कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि इनकी जितनी भी रचनाओं से अगर क्वेश्चन एग्जाम अगर पूछता है तो वहाँ से आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका है क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या पूछ रहा है, कमल का सिपाही कृति है, यानी कमल की सिपाही जो रचना है वो किसकी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है धर्मवीर भारती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या, अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, जैनेंद्र दिया गया है, यानी जैनेंद्र कुमार जिसे हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, अमृत राय दिया गया है। तो देखिए कमल का सिपाही, ये भी आप VIMP क्वेश्चन इसे लिख लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण ही महत्वपूर्ण मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है लिया है। ठीक है, जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी का जो है हिंदी में कॉन्फिडेंस हो जाएगा इतना कि हम अपना पास हो जाएंगे, अच्छे से नंबर अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कमल का सिपाही जो रचना है ये अमृत राय के द्वारा रचाया गया है। तो ऑप्शन नंबर टी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, और क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया गया है, मर्यादा पत्रिका के संपादक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई पत्रिका है ये, आप याद कर लीजिएगा इससे। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछ रहा है संपादक, यानी मर्यादा जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है शिवपूजन सहाय, ऑप्शन नंबर सॉरी डी में दिया गया है विष्णु प्रभाकर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो मतलब देखिए जो ये मर्यादा पत्रिका है इसके लेखक हैं वैसे प्रेमचंद्र। कौन है, प्रेमचंद्र है, प्रेमचंद। और जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो एक ऑप्शन और इसका आंसर आप लोग जान लीजिए। ऑप्शन में थोड़ा सा लिखते समय हो सकता है थोड़ी से मतलब कि इसको नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप ई बना लीजिएगा और इसे प्रेमचंद्र को वहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका है क्वेश्चन नंबर पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवें में क्या बोल रहा है, गंगा लहरी किसकी रचना है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हिंदी में आया हुआ था 2023 में। ठीक है, कब आया था, तो 2023 में ये क्वेश्चन आया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भूषण की है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मतीराम की, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या, बिहारी की, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, प्रेमचंद्र की। तो ये जो गंगा लहरी है ये किसकी रचना है भाई। तो देखिए गंगा लहरी जो रचना है इसका भी देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया था, मैंने ऑप्शन अभी बनाया है इसको। ठीक है, तो फिलहाल जो गंगा लहरी है ये पद्माकर की रचना है, तो पद्माकर वाला जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तभी आपका जो है अच्छे से क्लियर होगा। आप लोग उसमें लिखिएगा पद्माकर लिखिएगा, यानी गंगा लहरी की रचना लिखिएगा किसको, तो पद्माकर को आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वें में आपसे क्या पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है गुनाहों का देवता रचना की विधा है, यानी गुनाहों का देवता एक रचना है, ये कौन सी विधा की रचना है, यही आपको बताना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया यहाँ पर कहानी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नाटक, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो एकांकी दिया गया है। ठीक है, तो देखिए गुनाहों का जो देवता है ये एक उपन्यास विधा की रचना है, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर इसका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की। क्वेश्चन नंबर 7वें में क्या बोल रहा है, रामचंद्रिका रचना है, यानी रामचंद्र का किसकी रचना, ये आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया केशव दास की, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया यहाँ पर, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, दिखे। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बिहारी लाल की, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया गया घनानंद की, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, तो भूषण की दिया गया है। तो देखिए राम जो चंद्रिका है, पहले तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, आप इस पर BIMP क्वेश्चन यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो रामचंद्र का जो रचना है ये केशव दास की रचना है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोल रहा है, आकाशदीप के लेखक हैं, यानी आकाशदीप के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अमरकांत, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या, निराला दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आकाशदीप जो रचना है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे पहले जान लेते हैं आकाशदीप की रचनाकार या लेखक कौन है। तो आकाशदीप की जो रचनाकार लेखक हैं, अब देखिए एग्जाम में आपसे रचनाकार भी पूछेगा, लेखक पूछेगा, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज मत करिएगा कि रचनाकार वहाँ पूछा था, यहाँ पर लेखक आपने बताया था, तो कोई दूसरा ऑप्शन टिक कर दें। लेखक और रचनाकार रचयिता सबका मतलब होता है वही चीज़। ठीक है, यानी यानी उसी चीज़ को पूछना चाहता है। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़े से देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं आप उन सभी रचनाओं को पढ़ लीजिए, क्योंकि इनकी रचना काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9वां। ठीक है, और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, महादेवी वर्मा की रचना है, यानी महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कंकाल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया साकेत, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है निहार, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो गमन दिया गया है। तो देखिए महादेवी वर्मा की जो रचना है निहार, निहार क्या है, एक रचना है जो कि महादेवी वर्मा की है। हमसे यही पूछा था कि महादेवी वर्मा की रचना है, तो निहार क्या है, महादेवी वर्मा की रचना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां, और क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या बोल रहा है, हिंदी की प्रथम कहानी है। क्या पूछ रहा है, हिंदी की प्रथम कहानी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या, कफन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ममता, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इंदुमती। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो परीक्षा गुरु है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमसे पूछ रहा है हिंदी की प्रथम कहानी पूछ रहा है, तो हिंदी की जो प्रथम कहानी मानी जाती है वो मानी जाती है किसको, इंदुमती के, जो किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा रचा गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये देखिए रस से, यानी रस से क्वेश्चन आपका एक स्थायी भाव का जरूर आएगा, तो जितने भी रस होते हैं सबका स्थायी भाव आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, भय, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है निर्वेद, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है विस्मय, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो शोक दिया गया है। तो देखिए करुण रस का मतलब होता है क्या, जहाँ पर रोना बिलाप करना धोना ये सब आ जाएगा, यानी रोना धोना बिलाप करना, तो वहाँ पर क्या होता है, शोक होता है भाई। ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव जो होगा वो हो जाएगा शोक हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, सोरठा के दूसरे एवं और चौथे चरण में कितने कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग सोरठा का परिभाषा याद किए होंगे उन्हें याद होगा, तो आराम से बता सकते हैं कि इसमें कितने मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया 16 ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी में दिया गया 13 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 24, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो 11। ठीक है, तो देखिए सोरठा के हमसे पूछा है दूसरे एवं चौथे चरण में, तो सोरठा के दूसरे एवं चौथे चरण में क्या होता है, 13 मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आई होप आप सभी को उपसर्ग के बारे में पता होगा। मैंने कई वीडियो में अपने पिछले बार जितने भी वीडियो हिंदी के गए हैं सभी में मैंने उपसर्ग को लिया है, और ये भी बताया कि उपसर्ग कहते किसे हैं और इसको कैसे पहचाना जाता है। तो उपसर्ग उसे बोलते हैं जो शब्द के आदि यानी प्रारंभ में जुड़ते हैं। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है,
जैसे कि मान लीजिए एक शब्द यहाँ पे लिखा है ग्रहण, पीछे क्या लिखा है एक ग्रहण, और इसके अगले जो भाग में लिखा है वो लिखा है अधि, क्या लिखा है अधि। तो यही जो अधि है यही क्या हो गया उपसर्ग हो गया। बात समझ रहे हैं इस बात को। तो अधि क्या हो गया उपसर्ग। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देख सकते हैं अधि जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया, भोलापन में प्रत्यय है, यानी भोलापन में प्रत्यय क्या है। अब देखिए उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों, इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन इससे, यानी सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी 100% ये क्वेश्चन जो है देखे जाएंगे। आप लोग पेपर देकर आइएगा फिर उसके बाद बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन नहीं आया था। फिलहाल आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए अभी, ठीक है। तो भोलापन में यहाँ पर पूछा है उपसर्ग सॉरी प्रत्यय है। तो देखिए प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे जोड़ते हैं। जैसे एक शब्द यहाँ पर है भोला और इसके पीछे क्या जोड़ा गया है पन जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है यहाँ पर पन। तो यही क्या हो गया आपका प्रत्यय हो गया। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है तो पन प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। ये भी VIMP क्वेश्चन है भाई, VIMP क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4 और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो 1 दिया गया है। तो प्रत्येक के भेद यहाँ पर पूछ रहा है, तो प्रत्येक के 2 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह है क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, तिरंगा में कौन सा समास है, यानी तिरंगा में कौन सा समास है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जब भी कभी समाज से रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछेगा और उसमें ऐसा लगेगा इसमें गिनती गिनाया जा रहा है या फिर संख्या बताया जा रहा है, जैसे अब यहाँ पर अगर ध्यान से पढ़ोगे ती का मतलब 3 रंग, यानी जिसमें 3 रंग है अर्थात तिरंगा। तो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लग रहा है मतलब 3 हो जाएगा ये और रंगा, यानी 3 रंग भाई, ठीक। कितने रंग 3 रंग। तो यहाँ पर गिनती गिनाया जा रहा है, संख्यावाचक है। तो जिसमें संख्यावाचक या फिर गिनती जैसा गिनाए तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। बिल्कुल आराम से करके आ जाइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं नंबर भी किया गया है यहाँ पर नंबरिंग। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ क्या रहा है प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। अब देखिए संधि से भी एक क्वेश्चन आना ही है, 100% आएगा, एकदम लिख के ले लीजिए आप लोग। तो ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपका देगा ही, मतलब आएगा ही, मतलब बोर्ड एग्जाम में देखने को आपका निश्चित ही मिलेगा। तो देखिए प्रत्येक मैंने एक बताया था क्या, जब बीच में कोई शब्द अधूरा दिखे हमें, ठीक है, तो हमें एक ही संधि पे टिक करना है, किस पर ये वाले संधि पे। समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पर प्रत्येक में कौन सी संधि हो जाएगी तो जड़ संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह है आपका क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है, खीर का तत्सम रूप है, यानी ये जो खीर लिखा है ये तद्भव में लिखा है, आप सभी को पता होता है, पता होगा तद्भव और तत्सम होता है। और तद्भव तत्सम से भी एक क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है, 100% भाई आएगा। कितना परसेंट 100% आएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है खीर का तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया क्षीर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया क्षीर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्षीण और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया तो खीने दिया गया है। तो देखिए खीर शब्द का जो तत्सम होता है उससे बोलते हैं क्षीर। छ में छतरी वाला छ रहेगा, ये छाता वाला छ मत लगाइएगा, छतरी वाले छ वाले को टिक करिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19 या 19 बोल सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, न्यद्य शब्द का वचन और विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पंचमी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है षष्ठी विभक्ति एक वचन और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है चतुर्थी विभक्ति एक वचन दिया गया है, ठीक है। तो देखिए नद्यो, यहाँ पर नद्यो बना लीजिए, यहाँ पर होगी मात्रा लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है, नद्यो हो जाएगा। तो फिलहाल ये जो है ये, ठीक है, ये प्रथम विभक्ति है, प्रथम विभक्ति यहाँ पर दिख नहीं रहा है मुझे। प्रथम एक और ऑप्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको क्योंकि इसमें है नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रथम विभक्ति द्विवचन का है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा प्रथम विभक्ति द्विवचन, द्विवचन,
यहाँ पर इसको बना दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, हसीस्यतः धातु का वचन एवं पुरुष है। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया, ए में दिया गया एक वचन मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बहुवचन उत्तम पुरुष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया द्विवचन मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया एक वचन प्रथम पुरुष। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये लकार से पूछा गया। आई होप आप सभी को लकार याद होगा, 5 लकार होते हैं, आप 5 लकार को याद कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है फंस जाएगा वहां से। तो देखिए हसीसता में जो है क्या है, द्विवचन मध्यम पुरुष है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का बहुविकल्पी आएगा, जो कि मैंने 20 ठो बहुविकल्पी आपको बता दिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या बोलते हैं उसको, गद्यांश और पद्यांश, उसके आगे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित गद्यांशों का प्रश्नोत्तर दीजिए। यानी ये जो गद्यांश जो भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गद्यांश भी लिखा है। ये जो गद्यांश है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। आई होप आप सभी को पता होगा, अच्छा नंबर है। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पूरा में पूरा मार्क्स दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं सबसे पहले निबंध क्या दिया गया गद्यांश को। तो गद्यांश में दिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, VIMP गद्यांश है। तो इसमें दिया गया कुसंग का जर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और समृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन यानी हर दिन रोज डेली जिसे बोलते हैं अवनति, अवनत का मतलब नीचे, अवनति गड्ढे में गिराती जाएगी। और अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहु बाहु, बाहु मतलब क्या होता है भुजा, बाह, ठीक है, के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। तो ये आपका रहा क्या गद्यांश, इतना आपको देता है। उसके अलावा इसमें 3 क्वेश्चन पूछता है। अब हम क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, उसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको 3 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर, इसमें इतना गद्यांश देने के बाद 3 क्वेश्चन पूछता होगा, मतलब पूछता है, आप सभी को पता होगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है देखा होगा तो उसमें दिया होता है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पूछा जाता है रेखांकीय अंशों की व्याख्या। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लाइन जो है यहाँ पर रेखा खींचा गया है, इसी का जो है आपका व्याख्या करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो पूछा जाता है वो इसी से रिलेटेड होता है, जैसे कि प्रस्तुत, ठीक है, गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, कुछ इस प्रकार से इसका दिया गया है। समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो चलिए अब इन तीनों प्रश्नों का हम लोग उत्तर देने वाला इसका जो प्रश्न है ये यही 3 पूछे जाते हैं, मैंने बता दिया है, अभी कुछ देर पहले बताया है। तो जो इस वाले का प्रश्न है वो ये वाला है, मतलब तरीका हमने बताया तो उसी तरीके का होता है, ठीक है। हमने अभी आपको यही बताया है, कुछ इस तरीके का आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपके इस वाले गद्यांश का जो है क्वेश्चन ये वाला तीनों है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लास्ट में पूछा है क्या, कुसंग यानी यही वाला जो कुसंग का प्रभाव, मतलब कुसंग का क्या कर प्रभाव होता है। तो अब इन तीनों को आपको उत्तर भी देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक लिखना पड़ता है संदर्भ। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये संदर्भ यहाँ पर लिखा है, काफी अच्छे तरीके से मैंने लिखा है। तो यहाँ पर आप लोग कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा, संदर्भ आपको लिखना है, बहुत ही आसान तरीके से लिखना है, क्योंकि जो विद्यम दिया है थोड़ा सा अलग दिया है बस, ठीक है। तो संदर्भ में आपको लिखना होगा क्या, प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि ये गद्यांश का क्वेश्चन है तो यहाँ पर गद्यांश लिखना होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, काले रंग से लिखना होगा, यानी काले पेन से भी यूज करिएगा उसको, ठीक है। कि एक गद्य खंड में मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी आपको काले पेन से लिखना होगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद, इतना लिखेंगे तो लिख देंगे आप, तो यहाँ से आपका 2 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेखांगीय अंशों की व्याख्या, जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने काफी बेहतर तरीके से यहाँ पर लिखने की कोशिश किया होगा है, ठीक है। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ी सी अपने फोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। तो अब आपको दूसरा नंबर का क्वेश्चन हेडिंग में लिखना होगा। अब इसमें लिखना होगा व्याख्या। तो व्याख्या करने के बाद अब इसमें देखिए क्या लिखना होगा शुक्ल जी कहते हैं कि, ठीक है, यानी जो गद्यांश का कहना है, भाई इसके लेखक शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता दिया गया है। तो इसमें लिखना क्या होगा, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति, ठीक है, घातक बुखार के समान हानिकारक होती है, ठीक है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी-कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगत हमारी
नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। तो कहने का मतलब शुक्ल जी कह रहे हैं कि अगर आपकी संगति अच्छी होगी तो आप अच्छी बात, अच्छी सीख सीखेंगे वहाँ पर, ठीक है? यानी अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो। अगर आपकी संगत बुरी है तो आप भी बुरे बन जाओगे उन्हीं के साथ, और आपकी उन्नति वहाँ पर नहीं होगी, आपकी अवनति होगी। अवनति का मतलब आप कुछ नहीं कर पाओगे, ज़िंदगी में ऐसे बेरोज़गार घूमते रहोगे। समझ रहे हैं इस बात को? तो शुक्ल जी का साफ-साफ कहना है कि भाई अच्छे फ्रेंड बनाइए, ठीक है? जो आपको हेल्प करें और आपको जो है आपकी लाइफ़ में मदद काफ़ी करें, आपको आगे की ओर ले जाएँ, ना कि पीछे की ओर, ठीक है? तो यही इतना आपको लिखना होता है। अब तीसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा था यहाँ पर, जो तीसरा वाला क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? कुसंग का क्या प्रभाव होता है? तो अब हम तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। ठीक है? ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो पूछा था उसमें आपको जवाब देना था, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। ठीक है? और देखिए कुसंग का प्रभाव कैसा होता है? जैसे भयानक होता है। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे बताया था, अगर आपकी संगति अच्छी होगी तो आप भी अच्छे बनोगे। अगर आपकी संगत बुरी होगी तो आप भी बुरे बनने में कोई कसर उसमें छूटने वाला नहीं है। ठीक है? तो यही इसमें आपको लिखना था। बस इतना आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। अब भाई देखो, गद्यांश का क्वेश्चन है तो कितना गद्यांश याद करोगे यार? समझो आप लोग। तो थोड़ा समझ के पढ़िए, ठीक है? समझ के पढ़ेंगे तो अच्छे से वहाँ पर कर पाएँगे और एग्ज़ाम में भी याद रहेगा। और ऐसे अगर रट मार, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आप वही रट मार रहे हो, अपने से कुछ भी नहीं रिलेट कर रहे हो। देखिए जैसे जो ये कहानी हमने पढ़ाया, जो ये गद्यांश था, आप अपने उनको फ्रेंड से रिलेट करिए, ताकि वो अच्छे से याद रहे। क्योंकि किसी चीज़ से हम जब रिलेट करके याद करते हैं तो वो काफ़ी समय तक याद रहता है, लंबे समय तक। आप लोग अगर वही रटा हुआ या मतलब लिखा हुआ रटेंगे, दिन भर वैसे रटे रहेंगे तो बिल्कुल याद नहीं कर पाएँगे, फिर आप भूल जाओगे, हम एग्ज़ाम भी दे पाएँगे अच्छे से, ठीक है? तो फिलहाल इस वीडियो में मतलब कि जो गद्यांश का था मैंने पूरा बता दिया, 3 क्वेश्चन था, ये और ये तीसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करेंगे पद्यांश, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि गद्यांश और पद्यांश 2 चीज़ आता है जो चीज़ 6-6 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पद्यांश की। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अब महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित पद्यांशों का प्रश्नोत्तर दीजिए। ठीक है? यहाँ पर आपको पद्यांश दिया गया। तो पद्यांश में ये जो पद्यांश दिया गया, जो मैंने लिखा है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है पद्यांश है भाई। ये आपको ज़रूर और ज़रूर देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड 2024 में। ठीक है? तो देखिए है क्या? निर्गुण कौन कौन, देश कौन, ठीक है? कौ बासी, मधुकर कही समुझाई सौह, ठीक है? दै बुझाती साँच न हासी, को कह जनक कौन है जानकी, कौन नारी को दासी। ठीक है? कैसे वर्तन भेष है, बर बरन वेश है, कैसो किहि रस मैं अभिलाषी। तो इस प्रकार का कुल मिला के आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो ये पद्यांश आपका दिया गया है, और पद्यांश के बाद इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन मतलब पहले इससे पहले जो गद्यांश अभी पढ़े हैं ना, उसमें भी है ये दिया था। और उसमें आपका जो पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसमें भी वही पूछा है। उसमें गद्यांश का संदर्भ पूछा था, इसमें पद्यांश का संदर्भ पूछा है, क्योंकि ये पद्यांश है, ठीक है? और जो दूसरे नंबर पे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उसमें भी व्याख्या बोला था, इसमें भी व्याख्या बोल रहा है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए इसमें रेखा नहीं लगा है, तो यहाँ पर रेखांकन से क्या इसके चक्कर में आप लोग मत पड़िए, क्योंकि इसमें रेखा नहीं है, तो मैं पूरे का अर्थ बता दूंगा। आप वहाँ से, जैसा कि मान लीजिए एग्जाम में इतना आ गया आपका रेखा, तो केवल इतना ही उत्तर दीजिएगा। लेकिन मैं फिलहाल आपको पूरा बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा मिला तो मैं पूरा अच्छे से लिख पाया, ताकि आपको समझा दूँ। आप वहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है? और तीसरे नंबर पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, सौ एवं साठ शब्दों का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो चलिए इस सभी आंसर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हम किसका आंसर देंगे? तो पद्यांश का देंगे, यानी कि ये जो संदर्भ है उसका। तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है संदर्भ, काफ़ी अच्छे तरीके से हेडिंग किया है। आप भी हेडिंग कर लीजिएगा काले कलर के पेन से, और यहाँ पे लिख दीजिएगा उत्तर, ठीक है? इतना लिखने के बाद अब आपको लिखना होगा, जैसे देखिए गद्यांश का जो संदर्भ होता है पद्यांश से जस्ट सिमिलर होता है। बस अंतर क्या होता है, उसमें लिखना होता है प्रस्तुत गद्यांश, इसमें लिखना पड़ रहा है प्रस्तुत पद्यांश, बस इतना ही फर्क है। अभी देखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य, ठीक है, पद्य खंड के पद नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक श्री सूरदास जी हैं। बस इसमें अंतर क्या है भाई? इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बस हम गद्यांश और पद्यांश, बस इतना ही अंतर है। बाकी लेखक तो भाई अंतर हो ही जाएँगे, क्योंकि लेखक भाई अब वो सेम वही चीज़ भाई गद्यांश का जो है पद्यांश में थोड़ी ना लिखेगा, तो इस तरीके से हो जाएगा।
तो आप इसको जब लिखोगे तो यहाँ से आपको 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्या थोड़ा सा इसका लंबा है, लॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी लाइन जो इसमें जितने भी जहाँ शब्द उठाया गया पूरा हमने पूरे का व्याख्या यहाँ पर लिख दिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखना होगा आपको। देखिए लिखना होगा गोपियाँ भ्रमर की अनुक्ति से उद्धव उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, ठीक है, तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। ठीक है, हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं। ठीक है, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही है। ठीक है, तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है। ठीक है, उसकी माता का नाम क्या है, उसकी पत्नी और दासियाँ कौन कौन है, उस निर्गुण ब्रह्म ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें भी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा। ठीक है, यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। ठीक है, यानी दासिया बोल रही कि जो हम पूछ रहे हैं आप उसी का केवल आंसर बताओ। अगर इसमें आंसर बताने में आप छल कपट करोगे तो उसका जो है फल आप अवश्य पाओगे। ठीक है, उसके बाद सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों, यानी गोपियों जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जब उद्धव से, ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसा प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव, ठीक है, ठगे से रह गए। ठगे से रह गए, ठगे से रह करने का मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई आश्चर्य नहीं हो जाते हैं, सरप्राइज, वही सा टाइप का ठगे रह गए। और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। इतना आपको लिखना। देखिए भाई 6 नंबर लेना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 6 नंबर का आएगा, तो आप भी 6 नंबर वाला ही मेहनत करिए। दोनों अब आप मेहनत कर रहे हो 2 नंबर का, उम्मीद कर रहे हैं 6 नंबर का, कैसे चलेगा भाई। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो संस्कृत के आते हैं जो गद्यांश पद्यांश आप जानते होंगे, अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी, देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश आएगा, मैंने एक ही लिखा है। मैंने क्वेश्चन वही लिखा है जो बोर्ड एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछता है। उसमें क्या पूछेगा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसी एक का मतलब इसमें 2 होता है तभी तो बोलेगा भाई। हमने यहाँ पर एक ही लिखा है, उसमें 2 आपको देगा, डेफिनेटली देगा। और उसमें से वो वाला लिया है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी सबसे ज़्यादा बार वो आता है। जैसे कि बात करें, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है वाराणसी नाम का आप एक चैप्टर, अगर आप मेरे पिछली वाली वीडियो अगर आप देखते हैं, मतलब डेली व्यूअर है मेरे, आप मेरे स्टूडेंट हैं, अच्छे से अगर पढ़ाई करते हैं मेरे चैनल से, तो आपको पता होगा मैंने बताया है कि जो संस्कृत में जो गद्यांश में आता है वो वाराणसी नाम का चैप्टर बहुत ज़्यादा फेमस, किंग मेकर मान लो भाई। तो यहाँ पर देखिए वाराणसी सुविख्याता, ठीक है, प्राचीन नगरी इयम विमल सलिल गंगया, ठीक है, कुले स्थिता अस्याः घट्टानां वलयाकृति, ठीक है, पंक्तिधवल्यां चंद्रिका बहुराजते अगणितः पर्यटकाः दूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति अस्य घट्टानां च शोभा विलोक्त इयं बहु प्रशंसति। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है आपका एक गद्यांश आता है। संस्कृत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है भाई। ठीक है, ये आपको 5 नंबर यहाँ से देकर जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो, नहीं तो 5 नंबर गंवा के जाओगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको वही क्या बोलेगा, संदर्भ लिखने के लिए और इसका अनुवाद करना है, बस 2 चीज़ इसका करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे ताकि हमारा 2 नंबर वहाँ से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा है हेडिंग में संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में क्या लिखना होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से अवतरित है। ये तो गद्यांश से भी सरल है,
इसका जो संदर्भ है गद्यांश और पद्यांश से भी सरल है। ठीक है, याद बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा आपका। याद नहीं हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते याद हो गया। मैं आई होप आप तो आप एक बार पढ़ेंगे तो तुरंत फटाक से याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीर हैं भाई, उनको कुछ भी दिया जाए तुरंत रट के रख लेते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो इतना आप लिखोगे तो यहाँ से आपका 2 नंबर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे नंबर तो ये 5 नंबर का है, 2 नंबर का है दे रहे हैं भाई। तो वो जो 3 नंबर होता है वो आपको अनुवाद का मिलेगा। अनुवाद भी तो करना है भाई, आधा करके आप पूरे के चक्कर में पड़ गए, वही वाली बात है। ठीक है, तो चलिए इसके हम अनुवाद के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अब आपको हेडिंग में लिखना होगा अनुवाद। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैंने गलती से संदर्भ लिख दिया था, इसलिए मुझे काटना पड़ा। तो यहाँ पर हमने अनुवाद यहाँ पर लिख दिया ताकि आप लोगों को जो है समझा पाऊँ कि भाई ये संदर्भ नहीं, ये अनुवाद लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अनुवाद के बारे में। यहाँ पर देखिए अनुवाद काफ़ी छोटा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इतना आप लिखोगे क्योंकि 3 नंबर के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई, एग्जाम को क्रैक करना है, अच्छे तरीके से क्रैक करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बोला है वाराणसी सुविख्याता। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, इसका मतलब होता है वाराणसी बहुत प्रसिद्ध नगरी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप बोला था क्या, इयम विमल संगली ओ इयम सॉरी क्या बोलते हैं, विमल सलिल तरंग्या, विमल सलिल तरंग्या गंग्या कुले स्थित। इसका मतलब होता है यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। ये दूसरा स्टेप है। अगला स्टेप बोल रहा है अस्या घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति धवल्याम चंद्रिका बहुराजते। इसका मतलब होगा इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है भाई। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, अगणिता। अगणिता का मतलब असंख्य। ठीक है, पर्यटका मतलब क्या होता है, जो घूमने वूमने आते हैं, टूरिस्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, दूरेभ्य देशभ्य नित्यम अत्र आयन्ति। ठीक है, और अस्याह घट्टानाम च शोभा विलोक्त इयम बहु प्रशंसति। इसका मतलब ये हुआ असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके, ठीक है, घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसको आप लोग समझ के याद करिए, अच्छे से याद करिए, याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना आप लिखेंगे तो आपका 5 नंबर जो है बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। एग्जामिनर को देना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा लिखा है तो हम उसको नंबर देंगे। तो अब हम बात करते हैं इस जो संस्कृत के पद्यांश में आते हैं उसकी ओर चलते हैं, वहाँ पे बात कर लेते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी देखिए आपको 2 ही देगा। ठीक है, मैंने एक ही लिया है, मतलब ये बताने के लिए मैंने लिखा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। मैं आपको अगर टीच कर रहा हूँ तो मुझे मुझे आपको तो बताना, ये फर्ज है मेरा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपको कौन सा करना है, किस तरीके से वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो 2 आएगा, उसमें से एक ही करना है, जो कि मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण वाला है पद्यांश उसको उठाया है। यहाँ पर देखिए, आपने शायद याद भी होगा आपको, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी 5 नंबर का आता है भाई। तो आप देख रहे हो 5 नंबर 6 नंबर कई आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, इसका जितने भी क्वेश्चन है सब नोट करेंगे, तो आपका जो है नंबर बहुत अच्छा आने वाला है हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, संदर्भ। और संदर्भ लिखने के बाद इसमें क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक मत लिखिएगा, प्रस्तुत यहाँ पर आप लोग लिखोगे पद्यांश, सॉरी यहाँ पद्यांश है ना, पद्यांश लिख दीजिए, क्योंकि ये जो श्लोक एक श्लोक भी आता है आपको पता होगा इसको। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रस्तुत पद्यांश लिखेगा, यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश। आप प्रस्तुत श्लोक भी लिख सकते हैं, क्योंकि श्लोक से भी ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर पद्यांश है तो पद्यांश भी हमें डालना पड़ेगा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य के भारतीय संस्कृति के पाठ से अवतरित है। बस इतना लिखना होगा, इस यहाँ से आपका 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप संदर्भ का कहने का मतलब, संदर्भ आप लिखोगे 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके अनुवाद के बारे में, क्योंकि ये अनुवाद को ही तो बोल रहा है। ठीक है, तो अनुवाद यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख दिया है अनुवाद। और देखिए यहाँ पर, देखिए इसको पढ़ते हैं फिर चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले स्टेप में बोला है सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसका क्या मतलब होगा, मतलब सब सुखी हों भाई, ये कह रहा है सब सुखी हों। अगला स्टेप में क्या बोला है, सर्वे भवन्तु निरामया, यानी सब रोग रहित हो, यानी रोग रहित का मतलब समझ रहे हैं ना, बुखार उखार ना हो यार, ये चीज़ होता है। ठीक है,
अगला स्टेप क्या बोला, सर्वे भद्राण पश्यन्तु। सर्वे भद्राण पश्यन्तु का मतलब होता है अर्थात सभी सबका कल्याण हो, ठीक है, क्या हो, सबका कल्याण हो। उसके बाद अगला स्टेप बोला माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्, यानी कि सबका कल्याण हो, कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, और अर्थात कोई भी दुख का भागी ना हो। देखिए काफी छोटा ये अनुवाद है, बहुत छोटा है भाई, ये तो एकदम छोटा ही है, आप याद कर पाओगे अच्छे से। तो इतना आप करोगे तो यहाँ से आपको 5 नंबर जो है मिल जाएगा, ठीक है। और एक श्लोक एक्स्ट्रा में याद करके रखिएगा, आई होप आप सभी को पता होगा कि श्लोक आपको एक ठो लिखने के लिए आता है, और लिखेंगे तो वो कितना नंबर देखा जाएगा, 2 नंबर देखा जाएगा, कम नहीं नंबर है, केवल 2 लाइन का लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, इसी तरीके का एक दूसरा श्लोक आप याद कर सकते हैं, उस श्लोक कई हैं, आप चाहे जो भी याद कर सकते हैं, तो एक श्लोक एक्स्ट्रा में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपको जैसे बोर्ड एग्जाम में ये वाला आ गया, आप यही लिख दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें दिया रहता है कि ऐसा श्लोक लिखो जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, ठीक है, मतलब उस पेपर में आया ही ना हो। जैसे मान लीजिए आपका ये वाला आ गया और आप इसी को लिख दिए, तो नंबर कहाँ से मिलेगा, आपने अपने से खा दिमाग ये पेपर हो के छाप लिया है, ऐसा बोल सकता है ना एग्जामिनर। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश संस्कृत दोनों बता दिए। अब हम बात करेंगे जो जीवन परिचय होता है, क्योंकि कई बच्चों को डाउट होता है कि हम कौन-सा जीवन परिचय याद करें जो कि बोर्ड एग्जाम में पक्का फँसे, एकदम मेरा मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं जीवन परिचय के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख लिया है कौन सा जीवन परिचय ज़्यादा पूछा जाता है, और जो हर साल पूछे जाते हैं उसको भी, क्योंकि हमारे जो भाई लोग हैं थोड़े से कम मेहनत करने वाले हैं, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम मेहनत में ज़्यादा वही मतलब थोड़ा सा काम करेंगे, और उम्मीद कितने का रखेंगे, पूरा का रखेंगे, तो वहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखना क्या होगा, लेखक का जीवन परिचय। सबसे पहले लेखक में कौन किसका जो महत्वपूर्ण है, यानी गद्यांश में किसका आता है, तो गद्यांश में दो जो लेखक हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि बहुत ज़्यादा पहले ही चैप्टर में दिए गए हैं, तो इसका जो जीवन परिचय आप लोग याद करिएगा। आई होप आप सभी को पता होगा जीवन परिचय 5 नंबर का आता है, कितने नंबर का, 5 नंबर, और साथ में इनकी एक रचना भी, एक दो रचना भी याद कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे आपको याद करना है जयशंकर प्रसाद, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये दोनों किंग मेकर हैं भाई गद्यांश के लिए, दोनों में से आपका फंसना एकदम फिक्स है, ठीक है, क्या है, फिक्स है भाई, FIX, फिक्स फिक्स है। तो अब हम बात करने वाले हैं कवि का जीवन परिचय। कवि में कौन-कौन से याद करें, क्योंकि हमें हमारा जो लेखक तो है कंप्लीट हो गया, कवि में कौन-सा है? तो कवि में पहले कवि हमारा सूरदास हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई सूरदास जी। और दूसरे नंबर पे हैं महादेव वर्मा, VIMP, VIMP जीवन परिचय। तीसरे नंबर पे है तुलसीदास, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इतना आप लोग याद करेंगे, ये भी 5 नंबर का आता है, ठीक है? ये भी 5 नंबर का आता है। तो इतना जीवन परिचय में आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर जीवन परिचय का जो वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, जिसमें जीवन परिचय में कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कितना लिखना है, क्योंकि बुकों में तो बहुत सारा जीवन परिचय लिखा होता है वहाँ पर, तो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं हम कितना लिखें, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं निबंध के बारे में, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में निबंध भी आता है, जो कि अच्छे नंबर 9 नंबर में आता है वो, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका लिखा गया है क्या, अति महत्वपूर्ण निबंध, यानी इसमें जितने भी निबंध लिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण है, और ये जो निबंध है ये 9 नंबर के आते हैं। अगर इसमें से आपको पूरा ना भी मिलेगा, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 6, 5, 4 इतना तो पा ही जाओगे यार। तो पहले नंबर पे जो निबंध है वो है पर्यावरण प्रदूषण, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पे है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरे नंबर पे है आतंकवाद का कारण एवं निवारण, ठीक है। तो ये तीनों जो है आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है निबंध है, ऐसे हैं। इन तीनों को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जब इतना आप लोग लिखोगे अच्छे से, अगर याद रहेगा तभी ना नंबर आपको मिलेगा। तो इतना जितना मैंने बताया है इस वीडियो में आप उतना कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ से आपका जो है अच्छे से बन पाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इतना आई होप आप सभी लोग कंप्लीट कर पाएँगे। अगर कंप्लीट हो गया है तो कोई बात नहीं, जितने विद्यार्थी अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, तो उन सभी विद्यार्थियों को भी थोड़ा-सा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपके पास 2-3 महीने का है, इतना सफिशिएंट है टाइम, ठीक है? इतना मतलब टाइम आप कवर अच्छे से अगर पढ़ोगे मन से तो कवर कर पाओगे। तो इस वीडियो के बाद आप अगर इतना पढ़ लेते हो तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी में भाई 70 में 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता भाई। अगर 70 ना भी लाओगे तब भी 62-65 पे तो आओगे यार, ठीक है? 70 में आप 62-65 पाओगे और 30 नंबर का प्रैक्टिकल मिल जाएगा, तो आपका कुछ मिला के हो जाएगा लगभग 93, 94, 95 नंबर तक, तो एकदम अच्छे से पा ही जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।